हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की। तो थायराइड ग्लैंड की फिजियोलॉजी की बात करते हैं। तो थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं तीन हार्मोन, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। T3, T4 जो निकलते हैं वो निकलते हैं फॉलिकुलर सेल से, और जो कैल्सिटोनिन पे निकलता है वो निकलता है पैरा फॉलिकुलर सेल से, जिन्हें सी सेल्स भी बोला जाता है। ठीक है। अब जो थायराइड हार्मोन है T3, T4, कैल्सिटोनिन, इसमें से मैं अपन बात कर रहे हैं T3, T4 की। T3, T4 के सिंथेसिस के लिए क्या जरूरी होता है? एक तो टायरोसिन जरूरी होता है और एक आयोडीन जरूरी होता है। टायरोसिन कहाँ से आता है? थायरोग्लोबुलिन से। थायरोग्लोबुलिन में बेसिकली टायरोसिन रेसिड्यूज होते हैं। और आयोडीन कहाँ से आता है? आयोडीन आता है अपने डाइट से, मतलब अपन जो खाना खाते हैं इन सबसे वहां से अपन को आयोडीन मिलता है। अब देखो, ये थायराइड ग्लैंड के अंदर आ गए अपन। यहाँ पे फॉलिकुलर सेल है, यहाँ पे ब्लड वेसल, और यहाँ पे कोलॉइड। ठीक है। अब देखो, ब्लड वेसल से जो आई माइनस है, जो अपन ने डाइट के थ्रू लिया, वो आता है फॉलिकुलर सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड में बाया सोडियम आयोडीन सिम्पोर्ट। ये रहा सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर। इसके थ्रू ये आई माइनस अंदर आता है। ये प्रोसेस कैसी है? सेकेंडरी एक्टिव प्रोसेस है। यहाँ पे मैंने लिखा है सेकेंडरी एक्टिव प्रोसेस है ये। अब आई माइनस, अब ये सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर के बारे में कुछ पॉइंट ये है कि ये जो सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर किधर किधर पाया जाता है, तो ये थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है, पैरोटिड ग्लैंड में पाया जाता है, मेम्ब्री ग्लैंड में पाया जाता है, और प्लेसेंटा में पाया जाता है। अब ये जो सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर है, कभी कभी ज्यादा आई माइनस अंदर ले लेता है, जिसकी वजह से T3, T4 का जो सिंथेसिस है वो इनहिबिट होता है। इस इफेक्ट को बोलते हैं वुल्फ टैकऑफ इफेक्ट। ठीक है। अब ये जो आई माइनस है, ये जाता है इधर कोलाइड में आता है ना, इधर आता है वाया Cl माइनस आई माइनस एक्सचेंजर। इसको पेंट्रीन प्रोटीन भी बोलते हैं। ये किधर लोकेटेड रहता है? एपिकल एंड, है ना, फॉलिकुलर सेल की एपिकल एंड में लोकेटेड रहता है ये आई माइनस Cl माइनस एक्सचेंजर। अब आई माइनस इधर कोलाइड में आ गया, तो इधर एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम रहता है जो कि रहता है थायराइड पेरोक्सीडेज। ये इस आई माइनस को बदल देता है आई में, है ना, मतलब ये बेसिकली ऑक्सीडेशन कर रहा है आई माइनस का। अब ये जो आई रहता है, ये टायरोसिन, जो कि कहाँ से आता है? थायरोग्लोबुलिन। इस टायरोसिन के साथ मिलकर बनाता है मोनोआयोडो टायरोसिन। अब ये एमआईटी जो रहता है, ये एक और एमआईटी के साथ मिलकर बनाता है डीआईटी। डीआईटी और डीआईटी मिलकर बनाते हैं T4। डीआईटी और एमआईटी मिलकर बनाते हैं रिवर्स T3, और एमआईटी और डीआईटी मिलकर बनाते हैं T3। अब ये सब अंदर अब वापस आते हैं फॉलिकुलर सेल में। फॉलिकुलर सेल में इनका ब्रेकडाउन होता है ना, और T3, T4 किधर होते हैं? रिलीज हो जाते हैं अपने वापस ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल में वापस T3, T4 रिलीज हो रहे हैं। ठीक है। तो एमआईटी डीआईटी इज नेवर रिलीज्ड इनटू ब्लड, है ना। सिर्फ कौन रिलीज होता है? T4 और T3 रिलीज हो जाते हैं वापस। अब देखो, मैंने आपको पेंटिन प्रोटीन के बारे में बताया था, है ना, आई माइनस Cl माइनस एक्सचेंजर। अब ये थायराइड ग्लैंड में भी पाया जाता है और इनर ईयर में भी पाया जाता है। अगर इसका थायराइड ग्लैंड में म्यूटेशन हो गया तो क्या हो जाता है? ग्वाइटर हो जाता है। इनर ईयर में म्यूटेशन, इधर म्यूटेशन होने की वजह से सेंसोन्यूरल डेफनेस होती है। तो ये जो डिजीज है, ये जो सिंड्रोम है, ये कौन सा सिंड्रोम है? पेंड्रेट सिंड्रोम। जब क्या हो जाता है? आई माइनस Cl माइनस एक्सचेंजर का म्यूटेशन हो जाए, तो कौन सी सिंड्रोम होगी? पेंड्रेट सिंड्रोम। थायराइड ग्लैंड में म्यूटेशन हो जाएगा तो गोइटर हो जाएगा, जिस कारण, और इनर ईयर में भी पाया जाता है, उधर म्यूटेशन होने से सेंसोन्यूरल डेफनेस हो जाएगी। फिर मैंने बताया था थायराइड पेरोक्सिडेज के बारे में, जो कि आई माइनस का ऑक्सीडेशन करता है और उसे आई में बदल देता है। अब मान लो मार्केट में क्या आते हैं? टीपीओ ब्लॉकर्स भी अवेलेबल रहते हैं। टीपीओ ब्लॉकर्स, ये ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस नहीं होने देता। तो ये ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस नहीं होने देगा तो आई जो रहेगा वो टायरोसिन के साथ कंबाइन नहीं हो पाएगा, और फर्दर एमआईटी डीआईटी T4 नहीं बन पाएंगे। मतलब बेसिकली T3, T4 का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा इन ब्लॉकर्स की वजह से, टीपीओ ब्लॉकर्स की वजह से।
तो ये टीपीओ ब्लॉकर्स कर क्या रहे हैं, T3 और T4 की सिंथेसिस को कम कर रहे हैं, इसलिए इन टीपीओ ब्लॉकर्स को क्या बोला जाता है, एंटी थायराइड ड्रग्स बोला जाता है, जो कि कौन कौन सी होती है, प्रोपाइल थियोयूरासिल, कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल। T3 T4 इन ब्लड वेसल की बात करते हैं, तो ब्लड वेसल में ये फ्री फॉर्म में तो बहुत ही कम एग्जिस्ट करते हैं, दिख रहा है ऑलमोस्ट 1%, वेर एज बाउंड फॉर्म में 99% एग्जिस्ट करते हैं। 20% इन लोगों की बाइंडिंग एल्बुमिन से होती है ना। अधिकतर जो T3 T4 है 70% उनकी बाइंडिंग होती है थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन से, और 10% की होती है ट्रांस थेरेडीन से, जो कि प्री एल्बुमिन है ना। ये विटामिन ए की भी बाइंडिंग करता है। फिर आते हैं रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीज करता है टीआरएच, दैट इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो टीआरएच है ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को टू रिलीज टीएसएच। टीएसएच क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टीएसएच स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को टू रिलीज T3 एंड T4। अच्छा, ये बात भी याद रखना कि थायराइड ग्लैंड इज द ओनली ग्लैंड व्हिच कैन रिजर्व इट्स हार्मोन, मतलब स्टोर रह सकते हैं हार्मोन्स इन थायराइड ग्लैंड फॉर अप्रोक्सीमेटली 2-3 मंथ्स। एक लौता ऐसा ग्लैंड जो कि हार्मोन स्टोर कर रहा है। Alright. अब ये जो T3 है इसका कभी सिक्रीशन बहुत बढ़ जाता है, तो ये फीडबैक इनहिबिशन मैकेनिज्म से इनहिबिट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस को टू सीक्रेट टीएसएच एंड टीआरएच रिस्पेक्टिवली। अच्छा, टीएसएच क्या करता है, मैंने बताया था ना ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ T3 एंड T4। तो वो कैसे करता है, बाय इंक्रीजिंग द प्रोसेस ऑफ आयोडाइड ट्रैपिंग। आयोडाइड ट्रैपिंग जो होती है ना सोडियम आयोडीन सिंपोटर से, जो आयोडीन अंदर ट्रैप होता है ब्लड वेसल से वेसोलेटरल एंड के उधर, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आयोडाइड ट्रैपिंग। तो उस प्रोसेस को बढ़ाता है टीएसएच। फिर आते हैं ये जो T3 T4 ब्लड में आ गए, ब्लड से ये अपने जाते हैं टारगेट टिश्यू के पास, वहां उसके अंदर सेल्स में जाते हैं। तो ये सेल्स में जाने के लिए अंदर दे रिक्वायर्ड सर्टेन ट्रांसपोर्टर्स। दिस ट्रांसपोर्टर्स आर मोनो कार्बोक्सिलेज ट्रांसपोर्टर एंड ऑर्गेनिक अनायन ट्रांसपोर्टिंग पॉलीपेप्टाइड। और जो T3 T4 है ना, इनके जो रिसेप्टर्स रहते हैं सेल के अंदर वो किधर लोकेटेड रहते हैं, वो न्यूक्लियस में लोकेटेड रहते हैं। ठीक है, अब T3 T4 का कंपैरिजन की बात करते हैं, तो इन दोनों में से मोर पोटेंट कौन है, T3। इन दोनों, है ना, मोर पोटेंट कौन है, T3। ज्यादा एक्टिव कौन है, T3। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन किसका है, T3 का, है ना। अच्छा, ज्यादा टी हाफ ज्यादा किसका है, तो वो है T4 का। सर्कुलेशन में ज्यादा कौन है, तो वो है T4। कोलॉइड में ज्यादा कौन है, तो वो है T4। T3 जो रहता है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजियोलॉजिकल एक्शंस, whereas T4 is responsible for pharmacological actions. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्शंस ऑफ T3। तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि जो थायराइड हार्मोन रहता है ये किसके लिए रहता है, टू रेगुलेट द बीएमआर, है ना, रेगुलेशन ऑफ बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ता है, हीट प्रोडक्शन बढ़ती है। इनके हीट प्रोडक्शन बढ़ने वाले इफेक्ट को क्या बोलते हैं, थर्मोजेनिक इफेक्ट, जो कि इधर मेंशन कर रखा है, ये रहा थर्मोजेनिक इफेक्ट, है ना। ये हीट प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, इसलिए जिन पेशेंट में हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उनमें हीट प्रोडक्शन कम होता है। दैट्स व्हाई दोस पर्सन्स आर कोल्ड इंटॉलरेंट। हाइपोथायरॉयड पेशेंट्स आर कोल्ड इंटॉलरेंट, वेयरएज पेशेंट्स विद हाइपरथायरॉयडिज्म, क्योंकि उनमें हीट प्रोडक्शन ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई दे आर हीट इंटॉलरेंट। फिर आते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। आप देखो जो थायरोक्सिन रहता है ये कैसे रहता है, कैटालिटिक रहता है, हर चीज को तोड़ने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट को भी तोड़ के ग्लूकोज बना देंगे तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करते हैं ये, है ना। लिपिड को तोड़ देंगे तो जो फ्री फैटी एसिड बनता है उन उसके लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, है ना। प्रोटीन को भी तोड़ देते हैं, प्रोटियोलाइसिस कॉज कर देते हैं। इवन कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल को भी तोड़ देते हैं। तो इसलिए थायराइड हार्मोन क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को तोड़ के उसके लेवल को कम कर देते हैं। इसलिए जिन पेशेंट में थायराइड हार्मोन कम होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म, they may develop hypercholesteremia which can lead to certain heart disease like atherosclerosis, right। फिर ये प्रमोट करते हैं ब्रेन ग्रोथ को, बोन ग्रोथ को। ब्रेन ग्रोथ में क्या करते हैं, बेसिकली माइलिनेशन में हेल्प करते हैं।
ठीक है। और फिर जैसे बच्चों में क्रिएटिनिज्म हो जाता है थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से, तो उनमें मेंटल रिटार्डेशन, शंटेड ग्रोथ देखने को मिलती है। अच्छा, इनका हार्ट है ना, हार्ट पे क्या इफेक्ट रहता है, तो ये हार्ट की रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ा देते हैं टुवर्ड्स कैटेकोलामाइंस। तो कैटेकोलामाइन हार्ट पे एक्ट कैसे करते हैं, वाया बीटा रिसेप्टर। और ये करते क्या है, हार्ट रेट और मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। इन केस अगर किसी पेशेंट में थायराइड स्टॉर्म होता है, तो थायराइड स्टॉर्म के दौरान क्या होता है कि थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ गए, जिस कारण क्या हुआ कि हार्ट की रिस्पॉन्सिवनेस टुवर्ड कैटेकोलामाइंस बढ़ गई, जिस वजह से हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो गई, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बहुत ज्यादा हो गई। इसलिए मार्केट में बीटा ब्लॉकर्स पाए जाते हैं, जो कि इस हार्ट की जो रिस्पॉन्सिवनेस इतनी बड़ी है ना थायराइड स्टॉर्म के टाइम, उसको कंट्रोल में लाया जा सके। तो ये बीटा ब्लॉकर्स कौन से है, प्रोपेनोलॉ, ठीक है, जिसको मैंने इधर ये मेंशन कर रखा है। ऑलराइट, तो इधर ही थायराइड हार्मोन फिनिश होता है। थैंक्स।